तो ये राहुल जी को या फिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ये एडवाइस कौन करता है? एक स्टाम्प पेपर लेवें 100 रुपए का, उस पे लिखें कि ये तीनों लोग आजीवन मरते दम तक राज्यसभा में रहेंगे, पर शर्त एक है कि ये कांग्रेस के दफ्तर नहीं आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सुधर सकती है। वो तो कह रहे हैं इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अमेठी में देखिए हमने कैसी स्ट्रैटेजी करी, हमने लास्ट मोमेंट पे एक कैंडिडेट उतारा और बीजेपी हिल चुकी है पूरी ये तरह से। स्ट्रेटेजी है, इसको फ्रॉड कहते हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आप लिख के दे रहे हो, हम नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल प्लस माइनस अलग चीज होती है, ये पाप है पाप। 80 CWC मेंबर है, 80 4 जने चुनाव लड़ रहे हैं, फिर काहे के तुम नेता हो? कई तो उम्र दराज हो गए होंगे। अरे फिर उम्र दराज हो तो घर बैठो ना। उनका क्या शेड्यूल है अमीश भाई? सुबह चाय पीते जी। सोचते हैं आज मोदी जी को पिता की गाली बोले, भाई की गाली बोले, पत्नी की गाली बोले, दिन का सूप। आज अडानी को पकड़े हैं, अंबानी को पकड़े हैं, टाटा को पकड़े हैं। अब इवनिंग टी नहीं कुछ और ही पीते हैं, वो अभी अपन नहीं चर्चा करेंगे। वो उस समय जो चर्चा करते हैं ना अमीश भाई। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद अमिश। और आज के हमारे एपिसोड में एक नया एपिसोड है और मेरे साथ हैं पूर्व कांग्रेस के नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के इस पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट में जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे होते हैं हम उनकी बात करते हैं। आजकल कांग्रेस ट्रेंड कर रही है और कांग्रेस बड़े गलत कारणों की वजह से ट्रेंड कर रही है। लोग नेता जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के माहौल में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी देश के अंदर है जिसमें हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई ज़रूर छोड़ के चले जाता है। अभी लेटेस्ट अमरिंदर सिंह लवली हैं, नसीब सिंह हैं, राधिका खेड़ा भी छोड़ के चली गई हैं। क्यों हो रहा है ये कांग्रेस के साथ? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्राउंड कनेक्ट टूट जाता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ दिशाहीनता की तरह आगे बढ़ती है, कोई एक कंसेंसस बना के चीज़ें नहीं होती, जब पॉलिटिकल पार्टी में निर्णय ऐसे व्यक्ति लेते हैं जिन्होंने अपनी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, तो ये होना ही था। पर वो तो कह रहे हैं इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अमेठी में देखिए हमने कैसी स्ट्रैटेजी करी, हमने लास्ट मोमेंट पे एक कैंडिडेट उतारा और बीजेपी हिल चुकी है पूरी तरह से। स्ट्रेटेजी है, इसको फ्रॉड कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में धोखा कहते हैं। आपको 2 जगह से चुनाव लड़ना था तो पहले आपने इंतज़ार किया कि वायनाड के चुनाव संपन्न हो जाए, ताकि वहाँ के वोटर्स के साथ आपने फ्रॉड किया। अगर आप में संविधान में तो 2 जगह से चुनाव लड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, क्यों आपने वायनाड के चुनाव होने तक का इंतज़ार किया? फिर वहाँ से फीडबैक ली और उस फीडबैक में आया कि आप वायनाड में अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो आपने दूसरी अपनी पुरानी सीट पे नहीं गए, आप ऐसी सीट पे गए जो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए, देश के लोग फ्रॉड और स्ट्रेटेजी में अंतर समझते हैं। स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह माहौल बना के काम किया जाए, किस तरह किन इश्यूज़ पे काम किया जाए, और फ्रॉड क्या होता है? पहले यहाँ लड़ लूँ, यहाँ का जब तक चुनाव हो जाए उसके बाद कहीं और चले जाऊं, वहाँ का हो जाए तीसरी जगह चले जाऊं। सलाह कौन देता है? देखिए, ये सलाह कौन देता है कि इस तरह की इसको स्ट्रैटेजी करिए और लास्ट मोमेंट पे अमीश भाई, फिर आप बहुत लिबरल हो, स्ट्रैटेजी मत बोलिए, ये धोखा है वायनाड के लोगों के साथ, अमेठी के लोगों के साथ और रायबरेली के लोगों के साथ। तो ये राहुल जी को या फिर जिसे कहते हैं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ये एडवाइस कौन करता है? मैंने बताया ना, 3 लोग हैं, मैंने अपने चिट्ठी में भी उनका जिक्र किया। नाम नहीं बताता हूं मैं, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने काम किया, अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति है जो ये निर्णय करता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, जिन्होंने नोट लिखा, जयराम रमेश ने। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है जयराम रमेश ने। पर अमीश भाई, उन्होंने अपने जीवन में आज तक कक्षा के मॉनिटर का चुनाव, उनके घर पे चुनाव होना तो वो हार जाए अपने बेटे से जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो वो एक तो ये व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति है जो लोकसभा टिकट पे अपने हस्ताक्षर करते हैं, केसी वेणुगोपाल। उनको अमीश भाई अगर आप पूछो कि लखनऊ और रांची कहाँ है, और अगर वो 10 सेकंड में बता दे कौन से राज्य में, लखनऊ कौन से राज्य में और रांची कौन से राज्य में, वो कंफ्यूज हो जाएंगे जी। वो लोकसभा के टिकट नहीं डिसाइड कर रहे हैं। और तीसरा वो व्यक्ति है जो मैनिफेस्टो बना रहा है। जब मैं 1994 में अमीश भाई
मैं 1992 में 10वीं क्लास में था और 94 में 12वीं क्लास में था। मैं 10वीं क्लास से उस व्यक्ति को मैनिफेस्टो बनाता देख रहा हूँ। अरे भाई, मैनिफेस्टो में उनके ताकत होती तो 2019 में 52 और 2014 में 44 पे थोड़ी आते आप। तो कांग्रेस पार्टी ये 3 लोग चला रहे हैं। मैंने एक आज आपके शो के माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं कि एक स्टाम्प पेपर लेवें 100 रुपये का, उस पे लिखें कि ये तीनों लोग आजीवन मरते दम तक राज्यसभा में रहेंगे, पर शर्त एक है कि ये कांग्रेस के दफ्तर नहीं आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सुधर सकती है। ये घोर लेफ्टिस्ट और निराशावादी विचारधारा के लोग हैं। ये घोर इनको अगर आप बोलो ना इनको कि भारत बढ़ रहा है तो इनको तकलीफ होगी। आप ये बोलो कि भारत डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तकलीफ होगी। अगर आप बोलो भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रही है, तकलीफ होगी। अगर आप ये बोलो भारत मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, इनको तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा अब तो नई तकलीफ होने लग गई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और बड़े नेता हैं, एलओपी है महाराष्ट्र के अंदर, विजय वडेट्टीवार। उन्होंने कहा है कि हेमंत करकरे वॉज नॉट किल्ड बाय द बुलेट ऑफ द पाकिस्तानी टेररिस्ट बट द मैन वॉज किल्ड बाय आरएसएस, यानी आरएसएस की गोली से मरा वो पाकिस्तानी आतंकी। मतलब आप सोचिए ये क्यों बोला, आप समझ रहे हैं इस बात को, ताकि एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करें कि भाई आपकी गोली से नहीं पड़ा, वो उस समुदाय को खुश करने का प्रयास है। सोचिए, करकरे साहब शहीद हैं, शहादत है, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनको गोली लगी, आरएसएस ने उनको गोली मारी और पाकिस्तानी आतंकवादी ने नहीं गोली मारी। और ऐसी बात करके वो आराम से घूम रहे हैं, फिर कहते हैं लोकतंत्र भी खतरे में। ये इससे ज्यादा राष्ट्र के विरोध की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या चाहिए? ये तो लोकतंत्र, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए? तो मैं कह रहा हूं अमीश भाई कि राष्ट्र इससे ज्यादा क्या आपको अनुमति दे सकता है कि एक व्यक्ति जो शहीद हुआ, उसका परिवार, उनकी पत्नी, मैं उनकी पत्नी से भी मिला हुआ हूं, क्या सुन के उनको क्या लग रहा होगा कि हमारा पति, उनका पति शहीद ही नहीं हुआ, उनको ये लग रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो टेररिस्ट की गोली से ही नहीं पड़ा। अरे वो थे क्या वहां पर जब ये एनकाउंटर चल रहा था? वो तो कहीं बैठे होंगे, वो थे क्या वहां पे? इस बात का क्या सबूत है? इस तरह की बातें करना ही तो मैंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा, दिशाहीनता। एक और उदाहरण देता हूं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब छोटे आदमी नहीं है। उन्होंने क्या लिखा? कांग्रेस का चेहरा पंजाब का। उन्होंने क्या लिखा, क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? स्टंटबाजी। हिंदुस्तान की वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया, वो कह रहे स्टंटबाजी। मैं कहता हूं इससे ज्यादा निर्लज, घटिया और छोटा बयान हो नहीं सकता, और कांग्रेस इस पे ताली बजा रही होगी। मतलब मैं, पर ये कौन सलाह कौन देता है? और क्या टॉप लीडरशिप, खास तौर पर गांधी को तकलीफ नहीं होती? मैं कह या रहा हूं, खड़गे साहब को तकलीफ नहीं होती? मैं कह रहा हूं होनी चाहिए, और अगर वो मौन स्वीकृति देते हैं तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। मैंने भी तो यही मुद्दा उठाया था अमीश भाई कि सनातन को गाली देते हो आप, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हो, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपका पार्टी का नेता सनातन को बोलता है कोरोना है, सनातन के लिए डीएम की बोलती है कि इससे घटिया कोई धर्म नहीं है, एड्स बोला, एड्स बोला, आप चुप रहे? आप में हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि डीएमके की हिमाकत नहीं होनी चाहिए सनातन के विरोध में नारेबाजी करने की, सनातन को गालियां देने की। यही तो है कांग्रेस की, यही तो प्रॉब्लम के कारण हम जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप मौन स्वीकृति देते हो। सिर्फ आपने ये बात कह रहे, आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पार्टी को छोड़ दिया, हालांकि वो किसी दल में नहीं गए। उन्होंने भी बोला कि मैं राम के मंदिर जब गया उसका एक विरोध करने लग गए। राधिका खेड़ा ने हाल ही में कांग्रेस को उन्होंने भी एक इस्तीफा पत्र जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि, और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला एक तो राम मंदिर में मैं जब से गई तब से बहुत तकलीफ होने लग गई थी पूरे डिपार्टमेंट को, मीडिया डिपार्टमेंट को, कांग्रेस के लोगों को। और उन्होंने एक और जो बहुत बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ अभद्रता हुई और मेरे को गालियां दी गई, और बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई, कुंडी बंद कर दी गई। और कहती है जब मैंने टॉप लीडरशिप को बोला तो टॉप लीडरशिप ने यह कहा कि अभी चुप रहो। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी आज से 5 साल पहले ऐसे ही आरोप लगा के बाहर गई थी पार्टी के। पर इनका तो वीडियो भी आ गया थोड़ा सामने, और इनका वीडियो भी आ गया। क्या कांग्रेस ने कोई जांच करने का कोई कमेटी बनाई? क्या कांग्रेस ने इस वीडियो के बाद इस महिला को बुला के पूछा कि आपके साथ क्या हुआ? उनको बोला छत्तीसगढ़ छोड़ दो, बस। तो यही तो कह रहा हूं, आप जब एक तरफ तो मणिपुर 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 करते हो, और यहाँ आपके खुद की पार्टी के अंदर क्या हाल है महिलाओं का? कांग्रेस ऑफिस में हुआ छत्तीसगढ़। मैं कह रहा हूँ
पार्टी के नेशनल ऑफिस बियरर के साथ, छोटा ऑफिस बियरर नहीं, राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ क्या हालत हुई, आपने उसको बुला के पूछा, उससे पूछा क्या हुआ एग्जैक्टली क्या कोई कमिटी आपने गठित करी ये पूछने के लिए कि ये इन सब चीजों में क्या हुआ? खैर चुनाव के बाद देखेंगे। क्या आप कुछ नहीं देखेंगे? कांग्रेस की आज जो हालत है, मैं आपको ये बोलता हूँ, बहुत एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपने कार्यकर्ताओं की कमी सुनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज में जी। कांग्रेस में आज प्रत्याशियों की कमी है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी बीच चुनाव भाग रहे हैं। कोई प्रत्याशी, मैं आपको राजस्थान का एक एग्जांपल देता हूँ, जो विदेश चला गया था। विदेश नहीं, उसने कहा मैंने मांगा ही नहीं जी। टिकट ही नहीं मांगा। दूसरा, जयपुर से एक प्रत्याशी लड़ रहा था, उसने टिकट लेने के बाद प्रेस वार्ता में कहा मुझे पता है मैं हारूंगा पर मेरे ऊपर दबाव है। मतलब कैंडिडेट जब अनाउंस हो रहा है उसके बाद कह रहा है मैं हारूंगा। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। इसका मतलब आप किस तरह से टिकट दे रहे हो? आप टिकट ऐसे तरीके से दे रहे हो कि जैसे राजस्थान में 25 सीटें, अमीश भाई, आप हो 2-3 नेता है, 5 मेरे 5 मेरे 5 मेरे, हाँ भाई तुम्हारे 5 नाम, ठीक है, तुम्हारे 5 नाम, तुम्हारे 5, 15 हो गए, 10 आदमी नहीं मिल रहे, अच्छा तुम 3 और ले लो, अच्छा अब 8 हो गए, 8 तो ये चॉइस, एक कौन है, एक कोई नहीं मिल रहा, चलो बाद में देखते, चॉइस टिकट अनाउंस कर दिए। ये इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़, सर्वे वर्वे नहीं कराते। मैं आपको, अगर सर्वे कराती, कैंडिडेट्स अप्लाई करता, तो कैंडिडेट टिकट मिलने के बाद ये बोलता मैंने तो मांगा ही नहीं। राजसमंद के कैंडिडेट ने बोला, भीलवाड़ा के कैंडिडेट ने बोला कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दे रहे हैं। झुंझुनू से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो कह रहा है मेरे ऊपर दबाव था बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने का। तो मतलब अब देखिए, दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया, उदित राज को टिकट दे दिया। उदित राज ने सनातन को क्या कुछ बोला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं आपको। कन्हैया कुमार किस चीज़ के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, मैं कहता हूँ आरोप उन पे लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस के पास दिल्ली के अंदर कोई और कैंडिडेट नहीं था कन्हैया कुमार के अलावा? मतलब स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी छोड़ के जा रहा है इस कारण। जो दिल्ली के कैंडिडेट्स थे, वो ये जो 3 लोग थे जिनका मैंने उल्लेख किया, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये इन दोनों को एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने कहा ना विचारधारा क्या है, घोर लेफ्टिस्ट, घोर धर्म विरोधी। ये सारे कैंडिडेट दिल्ली में जो दोनों हैं, इनमें क्या ये कॉमनिटी नहीं है कि ये घोर लेफ्ट विचारधारा के हैं? एक तो लेफ्ट में नेता था, हाँ भाई, उसने बोला कांग्रेस जो है वो, उसने कांग्रेस के बारे में क्या कुछ बोला है वो सब कुछ हमारे घोर लेफ्ट विचारधारा, और लेफ्ट ने उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं किया जी, तो कांग्रेस में आ गया वो। दूसरा व्यक्ति घोर धर्म विरोधी, धर्म को, हिंदुओं को, सनातन को गालियां दिलवानी है, दोनों को बुला लो। मुझे ये नहीं पता क्यों, पर ये जो 3 लोग हैं जो ये निर्णय कर रहे हैं, और मैं जब ये 3 लोग कहता हूं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को दोष मुक्त नहीं करता हूं, क्योंकि वो 3 क्यों निर्णय कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनको मौन स्वीकृति दे रखी है, मौन सहमति दे रखी है। आप ये बताओ अमीश भाई, आप मेरे को अपने जन्मदिन का कार्ड देते हो, ठीक है, मैं उस दिन नहीं आना चाहता, मैं आपको लिख के दूंगा, अमीश जी आई विल नॉट कम। ये कौन लोग हैं? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आप लिख के दे रहे हो हम नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल प्लस माइनस अलग चीज होती है, पाप है पाप। इस पाप का भागी मैं और मेरे जैसे करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो देश में है वो कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। पार्टी में क्या इन सब चीजों को लेकर, अब जैसे कन्हैया कुमार को सपोज टिकट देने का फैसला हो गया, कन्हैया कुमार को पार्टी में ले लिया गया, वो न्याय यात्रा में, मतलब एक कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद सबसे पॉपुलर लीडर है। राहुल गांधी से ऊपर भी बोल सकते थे वो जी, जिन्होंने ये बोला उनके लिए वो राहुल गांधी से भी ऊपर है। उनका उद्देश्य, कन्हैया कुमार राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य है कि 4 बार हो गए, 6 चौक 24 साल तो हो गए राज्यसभा में, चौथी हो गई, अब खत्म होने वाली है, अगला बार घुसने के लिए क्या इंप्रेशन जमाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी। 4 दिसंबर को नतीजे क्या है? हार गए। उसके बाद वापिस यात्रा। इट मीन्स यात्रा इज नॉट ए इफेक्टिव टूल। यात्रा से आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। पर यात्रा क्यों करी उसके बाद पता है आपको? क्योंकि उस व्यक्ति को लगा कि यात्रा नहीं करा तो 6-8 साल 1.5 साल में मेरी राज्यसभा खत्म होने वाली, तो मैं कैसे अपना इंप्रेशन मैनेजमेंट करूं? वापिस यात्रा पे चलाओ। फिर
जब मैंने राम मंदिर के नहीं जाने के निर्णय पे सवाल उठाया पार्टी के अंदर, और आप जानते हो मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ जी। जब तक पार्टी के साथ रहा मैंने एक कभी नहीं स्टेटमेंट बोला। भी पार्टी के बाहर या मेरे इश्यूज के बारे में कभी किसी को, इवन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। ट्विटर पे भी नहीं लिखा तो आपने। मैंने ये सवाल उठाया कि आपको जाना चाहिए, तो बोले ये तो अभी तो एक इवेंट हो रहा है, हम बाद में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। भारत ये न्याय यात्रा अमेठी जाती है, अमेठी से अयोध्या 80 किलोमीटर है, 1.25 घंटे का रास्ता बाई रोड, और ये यात्रा तो पैदल भी नहीं थी, गाड़ी में ही घूम रही थी ये न्याय यात्रा। क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो एक पर्टिकुलर वर्ग को कि हम राम मंदिर नहीं जाते, पर दूसरा वर्ग जिसमें करोड़ों प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसे छोटे कार्यकर्ता है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 80 किलोमीटर नहीं जाते हो, आप हर मंदिर में रुक जाते हो, आप महादेव जी के दर्शन कर लेते हो, पर राम मंदिर नहीं जाते क्योंकि वो 500 साल से जो हम लोगों की एक डिमांड थी वो पूरी होगी, वहां नहीं जाते हो। महादेव की बात करी, अब तो कह रहे हैं कि हमारे शिव जो है वो राम को हरा देंगे। अब मतलब ये बेतुके और कुतर्कीय स्टेटमेंट्स है। धर्म का इस बारे में जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, जिनको ये नहीं पता कि राम जी किसके अवतार है, शिव जी किसके अवतार है, विष्णु जी के कौन कौन अवतार हुए हैं, जिनको ये नहीं पता वो इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब प्रभु राम जो थे वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। पर ये समझ ही नहीं ना, आपको समझ ही नहीं। और जो ये 3-4 लोग हैं वो इसको समझने नहीं देना चाहते। मैंने आपको कहा ना, मैं कांग्रेस के लिए एक अच्छी पॉलिसी बता रहा हूं, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेवे, नहीं है तो मैं दूंगा वो जी। और रिटर्न में सारे कांग्रेस अध्यक्षों के साइन कराएं कि ये 3 लोग जब तक जीवित है इनको राज्यसभा मिलेगी। ये भी लिख दे अगर नहीं मान रहे हो कि आपके स्वर्गवास के बाद आपके बेटे को दे दी जाएगी, वो जब तक जीवित है उसको देंगे, पर आप कांग्रेस दफ्तर मत आना। तो कांग्रेस जो अभी 44-40 पे है वहां से 55-60 तक आ सकती है। और अगर ये नहीं किया तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 4 जून के दिन जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है, संविधान भी खतरे में नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुराने राजनीतिक दल का अस्तित्व जरूर खतरे में। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर कोई, जैसे आप जैसे लोग हैं, कोई तो सोचता होगा, कोई तो विचार करता होगा, कोई तो कहता होगा कि भाई कम से कम कहीं तो आपको ब्रेक करना ही, कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा। देखिए, इस देश के पूंजीपतियों को गाली, इस देश के मीडिया को गाली, इस देश की एजेंसीज को गाली, सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारे मन मुताबिक फैसला है तो अच्छा है, नहीं तो खराब है। ये क्यों? आप एजेंसी को बोल रहे हो। शहादत को गाली दी चन्नी साहब ने। वो मुट्टेमवार साहब, क्या नाम है उनका, विजय वेडेतिवार, इन्होंने शहादत को गाली दी कि नहीं? कांग्रेस चुप है। आरबीआई को गाली, सेबी को गाली, सुप्रीम कोर्ट को गाली, एलआईसी को गाली, एसबीआई को गाली, पीएनबी को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली, भाजपा को गाली, जो सारे पत्रकारों को गाली। और आपने कभी ऐसा देखा है? मैं कांग्रेस में मैंने ये सवाल उठाया था कि साहब, जो कांग्रेस की पुरानी नीतियां आप उन्हीं को गाली दे रहे हो आज। कांग्रेस की नीति थी जात पे ना पात पे, वोट लगाओ हाथ पे। आप क्या पूछते पत्रकार को? नहीं तेरी जाति क्या है, नहीं तेरे एडिटर का नाम क्या बता, नहीं तेरे एडिटर का बता। इज दिस समथिंग विच इज अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ए person who is a leader of the principal opposition party of this our great country is making such a absurd comments. तेरा नाम क्या? नहीं तेरी जाति बता, तू ओबीसी है क्या, तू है क्या? What is this? आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पीवी नरसिम्हा राव साहब लाए थे, जिसके कारण मैं और अमित जी आप जैसे लोग आज यहां पर बैठे हैं, वो सिर्फ ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के कारण चालू हुआ। सारे वेल्थ क्रिएटर्स को गाली। टाटा अगर एयर इंडिया को खरीदे तो टाटा को गाली, अगर अडानी के कुछ रिपोर्ट आ जाए तो उसको गाली। मैंने बोला कि अडानी की रिपोर्ट के बाद सेबी ने क्लीन चिट दे दी, अब शांति रखो। अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, अब शांति रखो। नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट ही बेकार है, नहीं साहब सेबी बेकार है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को राहत दी, तब क्या बोले? जब वही तो कह रहा हूं, अभी मैं आपको आज एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, आप देख लेना। 1 तारीख को चुनाव का लास्ट फेज होगा,
2 और 3 को ईवीएम को गाली जरूर देना चालू हो जाएगा। आपको मैं अभी लिख के देके जा रहा हूँ, ये होए तो आप अपने शो में मेरा नाम जरूर लेना। जी 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 जी। क्योंकि भूमिका बनानी है, अभी नहीं बोलेंगे। अभी जिन जिन के नेताओं के चुनाव हो गए उन्होंने चालू कर दिया। जैसे राजस्थान में चुनाव हो गए तो राजस्थान के सारे कांग्रेसियों ने गाली देना चालू कर दिया। उत्तराखंड में हो गए तो उत्तराखंड के नेता बोल रहे हैं ईवीएम में। अब वो तो आईटीबीपी को भी एक नेता है, मतलब वो तो हंसी का पात्र है कि आईटीबीपी को आप गाली दे रहे हो और कह रहे हैं मैं अपना पर्सनल कैमरा लगाऊंगा। मतलब कोई कैंडिडेट अपना पर्सनल कैमरा लगा सकता है क्या ऐसे? जब आप अंदर स्ट्रांग रूम में आपको हर चीज में गलती नजर आए ना अमीश भाई, तो सबसे पहली गलती आपके दिल में है और कांग्रेस की गलती उनके दिल में है। सनातन का विरोध, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कॉरपोरेट वेल्थ क्रिएटर्स का विरोध, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स का विरोध, जर्नलिस्ट का विरोध, सेबी का विरोध, आरबीआई का विरोध, सुप्रीम कोर्ट का विरोध, हाई कोर्ट का विरोध, आपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का विरोध चालू कर दिया। मतलब ये तो मतलब आप ये कह रहे हो, कई चांसलरों ने चिट्ठी लिखी है, ये कह रहे हो वाइस चांसलर को कि आप गलत हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने रिसर्च पेपर नहीं लिखे। भैया वाइस चांसलर हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं, मास्टर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, प्रोफेसर का 10 साल से ज्यादा चिट का बना के कोई दे अनुभव। देता है क्या? ये पता नहीं। यही जैसे मैं आपको एक मेरे मित्र ने मेरे से सवाल पूछा कि साहब ये अचानक से 70 में से 65-66 सेक्रेटरी इस जाति के, 4 इस जाति के, ये आइडिया कौन देता है? मैंने कहा इस आइडिया का तो मुझे पता है कि जो ये व्यक्ति ने आइडिया दिए वो एक बिहार की एक रीजनल पार्टी के प्रमुख है। उन्होंने कहा कि आप ये नया पोलराइजेशन चालू करो, लोगों को जातियों में बांटो। अरे यू आर ए कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी, रहेगी कि नहीं वो एक प्रश्न चिन्ह है, पर अभी तक है। आप अचानक से प्रादेशिक दल का एक नेता, इतिहास में कांग्रेस सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस बार, सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और आप सोचिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर गई है, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब में, दिल्ली में समाप्त करा। मतलब मेरी पंजाब के कांग्रेस के नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने एक बाइट दी कि भगवंत मान 6 बजे के बाद, उनके 2 टाइमिंग है, 6 बजे के बाद वो ठीक नहीं रहते, मतलब वो कहते हैं वो स्पेशल दवाई पीते हैं। अब ये कितने पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर। उन्होंने तो पॉलिटिकल दवाई बोला। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको गूगल करेंगे, आपके सारे दर्शक देख सकते हैं। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को बैठे हुए को डिबोर्ड किया गया, ये बोल के कि आप ट्रेवल के लिए फिट नहीं हो, आप टॉक्सिकेशन की ऐसी अवस्था में हो कि यू आर नॉट फिट फॉर ट्रेवल। वो उसके बारे में मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता की। आज आपके लिए जो कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था है, वो आज आपके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो गया। मतलब उन्होंने कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के बहुत टॉलेस्ट लीडर हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, डॉक्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल करा? मनमोहन सिंह जी के लिए, शीला जी के लिए, प्रणब मुखर्जी, इवन सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, इन लोगों के बोला था सोनिया जी और राहुल जी के लिए कि इनको जेल डालूंगा, ये मैं जेल में डालूंगा, इनको चक्की पिसवाऊंगा इनसे, ये बोलते थे वो। आज आप कंपल्सन में, क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि बस अपन को एक ही काम करना है, मोदी को गाली दो, मोदी को हटा दो, मोदी को विरोध करो। अरे मोदी का विरोध नहीं, आपको अपना कंसेंसस, अपना एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2047 में जब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं आर्थिक विषयों का थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी रहती है, तो बोला कि इस पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। मैंने कहा इस पे करनी नहीं चाहिए, हमें तो वेलकम करना चाहिए। अगर 2047 में देश डेवलप्ड नेशन बनेगा तो हम सब डेवलप्ड बनेंगे। तो बोले नहीं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। तो मैंने कहा अगर करनी है तो आप ये बोलो कि आपके पास क्या एजेंडा है कि 2047 की जगह 2037 में बन जाए, उसके बारे में देश को बताओ। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना। आप मोदी जी कुछ भी करें, अगर वो ये बोले कि मैं तीसरे अपने कार्यकाल में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा तो गाली। और तो और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में गया, मैच नहीं जीत पाया प्रधानमंत्री मोदी। जब भारत की क्रिकेट टीम की वहां पे हार हुई तो
जब भाई आप जीत में किसी के साथ हो तो हार में भी जाना चाहिए। तो बिल्कुल जाना प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का हाथ थामा, बिल्कुल। उसको लेकर किस तरह की मुझे लगता है सोशल मीडिया पे बातें की गई और क्या कुछ कहा गया, मतलब वो किसी सामान्य व्यक्ति को। कांग्रेस के अमीश भाई, आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। सोशल मीडिया के हैंडल्स पे कंगना के लिए क्या बोला गया? बहुत खराब, मतलब आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर आप इस भाषा पे आ जाओ, क्या ये मान्य है? पर कांग्रेस में जिसने गालियां दी ना, हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए। अच्छा ये बात सच है क्या, मोदी को गाली देने वाले का, अभद्र बातें आप बोलने वाले का? देखिए, अभी जिन्होंने मोदी को पिता की गाली दी, उसको कांग्रेस ने अपने मीडिया का चेयरमैन बना दिया, जिसने पिता की गाली दी। वो व्यक्ति भी पीए था, पीएस चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कोई नहीं है। जो अभी मीडिया के जनरल सेक्रेटरी है वो भी पीए थे, जो 4 बार से राज्यसभा में। ये सब पीए लोग हैं। ये सब इनका क्या शेड्यूल आचार्य है? प्रमोद केशव ने बोला कि राहुल गांधी के नौकर कांग्रेस चलाते हैं आजकल, अब की कांग्रेस। अब नौकर तो थोड़ा सा है, पर पीए है, मैं पीएस कहूंगा। और उनका क्या शेड्यूल है अमीश भाई? जैसे आपका एक कप है जी वो सुबह चाय पीते हैं, जी, सोचते हैं आज मोदी जी को पिता की गाली बोले, भाई की गाली बोले, पत्नी की गाली बोले, माँ की गाली बोले, चलो आज ये गाली बोले, डिसाइड हो गया। फिर गालियाँ चालू, टाइपिंग, फिर दिन का सूप। आज अडानी को पकड़े हैं, अंबानी को पकड़े हैं, टाटा को पकड़े हैं, गोदरेज को पकड़े हैं, बाइजू को पकड़ लेते हैं, पेटीएम को पकड़ लेते हैं, चलो आज एक इसको पकड़ लेते हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज अडानी को गालियाँ, और 3 बजे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अडानी को गालियाँ। 5 बजे कांग्रेस का मुख्यमंत्री जयपुर में अडानी जी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। यही तो दिशाहीनता है। फिर होता क्या है, मैं उस मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहा, वो तो अपने राज्य में निवेश के लिए सही कर और रहा है। उन्होंने बोली भी यही बात। मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है भाई, उनको तो अपने राज्य में निवेश चाहिए, उनको तो अपने राज्य में रोजगार चाहिए, तो वो तो वहां कर रहे हैं। 3 बजे यहां पर प्रेस वार्ता हो रही है, 5 बजे वहां पे वो फोटोज क्लिक हो रही है, कोई आपके पास उत्तर नहीं। इसी को तो दिशाहीनता कहते हैं। फिर ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, अब इवनिंग टी नहीं, कुछ और ही पीते हैं, वो अभी अपन नहीं चर्चा करेंगे। वो उस समय जो चर्चा करते हैं ना अमीश भाई, मैं आपको और आपके दर्शकों को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी पत्नी, बहनें, परिवार के सदस्य ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये इनका शेड्यूल है। ऐसी क्या मतलब ये इनकी शेड्यूल ऐसी, मतलब दे आर एट दैट लेवल। उस लेवल की चर्चाएं सभ्य टीवी में, नेशनल टीवी में, न्यूज 18 जैसे इंपॉर्टेंट चैनल में उसकी चर्चाएं नहीं कर सकता। ये इनका शेड्यूल है। और 4-4 बार से आप राज्यसभा में हो। और फिर बोलता हूं कि ये अगर ये कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को दोष मुक्त नहीं कर रहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को दोष मुक्त नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने उसको साइलेंट अप्रूवल दे रखा है कि जा। लेकिन अब आप ये बात बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से आता है, अब आप बीजेपी के नेता बन गए हैं इसलिए कर रहे हैं। अब बीजेपी में भी तो एक वॉशिंग मशीन है, कोई भी नेता आता है वो वॉश होके हो जाता है, वो बिल्कुल ईमानदार हो जाता है, ये भी आरोप लगता है। अमीश भाई जी, आप मुझे 10 साल से ज़्यादा समय से जानते हो जी, मैं एफिडेविट भी है मेरा, और मैं आपके सामने बैठ के कहता हूँ मेरे खिलाफ इनकम टैक्स, सेबी, कस्टम्स, डीआरआई, एसएफआईओ, पुलिस, सिविल, क्रिमिनल, पड़ोसी की कंप्लेंट, पड़ोसी नाराज, ऐसी भी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो मैं क्यों आया साहब वॉशिंग मशीन? आप तो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो ना, मैं क्यों गया? पर बीजेपी में सब कुछ सही है। मैंने आपको बोला ना मैं क्यों गया। फिर मैंने ये जो बातें अपने पत्र में लिखी थी अमीश भाई, 4 महीने से आपने मुझे टीवी पे देखा था क्या? नहीं देखा। मैं जगह जगह हर नेता के पास जाके कैसे आधे चैनल तो इन्होंने बैन कर रखे हैं, मैं आधे एंकर इन्होंने बैन कर रखे हैं। मैं तो जगह जगह जाकर बजट पे अमीश भाई हर साल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ये तो आपको पता है ना। जी। मैंने इस साल की थी क्या? नहीं करी। तो क्यों नहीं करी? मैंने इनको कहा कि जब तक आप राम मंदिर नहीं जाओगे मैं पीसी नहीं करूंगा, जब तक आप सनातन विरोध पे चुप्पी नहीं तोड़ोगे मैं आपके लिए टीवी में अपीयर नहीं होऊंगा, जब तक आप ये गाली गलौज की जगह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं करोगे मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक सवाल, बीजेपी में सब कुछ सही है? देखिए
तीन चीज़ें जो मेरे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे अपन कोई नौकरी का आवेदन कहते हैं तो कुछ तो मैंडेटरी कंडीशंस होती, कुछ डिज़ायरेबल कंडीशन। जी। जैसे ग्रेजुएशन, बिना ग्रेजुएशन के यू कांट अप्लाई फॉर यूपीएससी। बट अगर मैं लिखता हूँ डिज़ायरेबल की कंप्यूटर नॉलेज आए तो भी अच्छा है, प्रेजेंटेबल हो, अंग्रेजी बोलना आए तो भी अच्छा है। तो ये जो तीन मेरे मुद्दे थे कि मैं सनातन विरोध को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय को स्वीकार नहीं करता हूँ, और मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करता हूँ, उनको गाली नहीं देता हूँ। तो मैंने उनको साफ कहा कि साहब मैं सनातन के विरोध में टीवी पर गालियां नहीं दूंगा, मैं भगवान राम के लिए अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं अडानी, अंबानी और टाटा और गोदरेज और सारे देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां नहीं दूंगा बैठ के। तो मेरी ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर मैच हुई, इसलिए मैं बीजेपी में। और मैंने इंतज़ार किया अमीश भाई, मैं चाहता तो 15 दिन पहले भी ये, क्योंकि मैं तो 4 महीने से इनके ऐसे घूम रहा था अमीश भाई जैसे मेरे को नौकरी चाहिए। मैंने इंतजार किया कि सारे टिकट्स अनाउंस हो जाए ताकि लोगों को ये ना लगे कि गौरव वल्लभ टिकटों के लिए। मुझे टिकट विकट में कोई रुचि नहीं है। मैंने कांग्रेस में भी चुनाव लड़ा, जब कांग्रेस पार्टी, मैंने नहीं मांगा आज तक टिकट अमीश भाई। मेरे पास आए कि साहब झारखंड में मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उनके सामने चुनाव लड़ो। मैंने ताकत से चुनाव लड़ा। मैं सीडब्ल्यूसी के मेंबरों की तरह नहीं हूं जो भगते फिर रहे, छुपते फिर रहे। चुनाव 80 मेंबर है, 4 जने चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों छुप रहे हो? लड़ो ना चुनाव। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता? लड़ने 80 सीडब्ल्यूसी मेंबर है, 80 4 जने चुनाव लड़ रहे हैं, फिर काहे के तुम नेता हो? कई तो उम्र दराज हो गए। अरे फिर उम्र दराज हो तो घर बैठो ना, फिर सीडब्ल्यूसी में सीट भी चाहिए। अगर उम्र दराज हो तो घर बैठो, फिर सीडब्ल्यूसी भी छोड़ो। कई नए नए लोग हैं जो मेरे को रोज सुबह शाम गालियां लिखते रहते हैं ट्विटर पर, वो क्यों भग रहे हैं? उनके बाप दादाओं के पिताजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भग गए, एक बार जमानत जब तू, अब दूसरी बार भगते फिर रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? तुम तो सीडब्ल्यूसी मेंबर हो। और कांग्रेस पार्टी को भी मैंने कहा था कि सर मिनिमम कंडीशन ये लगाओ कि सीडब्ल्यूसी मेंबर वही बनेगा जो चुनाव लड़ रहा है। बिना चुनाव लड़े हुए आप सीडब्ल्यूसी जो एपेक्स बॉडी है, आपको पता ही नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आप चुनाव लड़ते नहीं हो। तो फिर आप कैसी नीति बनाओगे? एक बात करो, ये मीडिया को बॉयकॉट करने का आइडिया किसका था? मीडिया को भी बॉयकॉट करने का आइडिया उन लोगों का था जिनको मीडिया ने भाव नहीं दिया, जिनको मीडिया ने, जिनके बयानों को तुच्छ समझा, जिनकी गालियों को मीडिया ने तुच्छ समझा। क्योंकि मीडिया रोज सुबह तो ये छाप नहीं सकता ना कि आज प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने बाप की गाली दी। ये तो मीडिया की तो सभ्यता है ना, वो चाहते थे ये छपे, इसलिए बॉयकॉट हो गए। वो ये चाहते थे आज अडानी को कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा बोला, आज फलाना रिपोर्टर से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने पूछा, नहीं तेरी जाति बता, नहीं पहले जाति फिर सवाल। जाति पूछ के सवाल बताते हैं, जात ना पूछो साधु की। अब जातियां पूछ के आप लोगों का निर्णय करोगे। गौरव वल्लभ किस जाति का है, अमीश किस जाति का है, हमारे जो कैमरामैन है किस जाति का, हमने कभी पूछा? हम तो योग्यता के आधार पर निर्णय करते हैं, आप जातियों के आधार पर निर्णय करते हो। आप आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी को गाली देते देते उस स्तर पर आ गई है कि अपने स्वयं की पूर्व की नीतियों को गालियां दे रही है, लिबरलाइजेशन को गाली देती है, जातियां, समाज को जातियों में बांटना कांग्रेस को चाहती है। पाकिस्तान से काफी तारीफ मिल रही है। और फवाद चौधरी ने तो मतलब बहुत ट्विटर पे लिखा कि मतलब काफी चीजें भाई पाकिस्तान को घर में घुस के तो मोदी जी ही ठोकते हैं ना, तो उनको तो मोदी जी से तकलीफ है। उनको पता है जो ये कायराना हरकत हुई है जम्मू कश्मीर में, उनको पाकिस्तान के लोगों को या आतंकवादियों को ये लग रहा है कि मोदी जी अभी बिजी है, कुछ नहीं होगा, वापिस घर में घुस के टुकेंगे। वो फवाद चौधरी लिख रहे हैं राहुल गांधी इज ऑन फायर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो पता नहीं वो कौन सी फायर है, वो जलने वाली फायर है या चित्र वाली फायर है, कहाँ पे है वो फायर? फायर वाला आदमी एक जगह से चुनाव खत्म होने के बाद दूसरी जगह का नामांकन नहीं भरता है। फायर वाला आदमी डंके पे, चोट पे बोलता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जी, अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आ जाते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक लाइन है, मैं जो पढ़ रहा हूँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें है कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। इससे तात्पर्य क्या था कांग्रेस पार्टी का? बहुसंख्यकवाद क्या मतलब? इसका तात्पर्य ये था
कि सनातन को गालियां हम दिलवाएंगे। इसका तात्पर्य ये था कि भगवान राम के मंदिर का जो वैभव है उसको हम कम करवाएंगे। अब आचार्य जी ने तो एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि एक कमेटी का गठन कर दिया था जैसे ही फैसला आया कि कैसे, जैसे शाहबानो का केस पलटा गया था, वैसे ही राम मंदिर के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे पलटा जाएगा। मेरे को अमीश भाई इस बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कांग्रेस के अंदर हर नेता को बोला जब मंदिर निर्माण हो रहा था कि हमें 1 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहिए भगवान राम के भव्य मंदिर में। एक मैं, क्योंकि इसमें इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस विषय पे बहुत बात हो चुकी है, बहुत बात हो रही है। बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब उसके नीचे जो पॉइंट है वो बड़े महत्वपूर्ण है। हम कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का कौन सा जो अधिकार है वो अभी समाप्त हुआ है। वही तो कौन सा अधिकार समाप्त वोट बैंक के लिए ना, आपको एक क्लस्टर वोट चाहिए। वायनाड में कौन से समुदाय के सबसे ज्यादा वोट्स है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुस्लिम्स की। बस तो इसलिए लिख दी ताकि हमारी तो जीत सुनिश्चित होए। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, अभी सेवाओं, खेल, कला सब में योगदान देगी। अभी नहीं मिल रहा योगदान। अभी क्या ट्रिपल तलाक को हटाया गया तो क्या इससे माइनॉरिटीज का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ? क्या मुस्लिम समाज के लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप भी कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आसान ऋण देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अरे आसान ऋण क्या सिखों को नहीं चाहिए कि हिंदुओं को नहीं चाहिए? मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, इस बार सिविल सर्विस का रिजल्ट देखो और कांग्रेस के जमाने के सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखो, आप पाएंगे कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि समान अवसर शिक्षा पे फोकस किया है, यहाँ फेनेटिक आइडियाज पे फोकस नहीं हुआ है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर फोकस हुआ है, साइंटिफिक एजुकेशन पर फोकस हुआ है। सेकंड बात कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं लिखते कि हम देश के सभी लोगों को बढ़ाएंगे, सबका विकास करेंगे, सबके लिए शिक्षा लाएंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं। उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बरकरार रखेंगे। क्लियर कट लिख रहे हैं, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधारों को बढ़ावा देगी, यानी पर्सनल लॉस को आप बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, यानी आप चाहते हैं, मतलब ये इसका जो तात्पर्य जाता है वो बड़ा, मतलब अच्छा फिर लिखे अल्पसंख्यकों की पोशाक, खान पान, भाषा, व्यक्तिगत कानूनों को स्वतंत्रता होगी। मतलब खाने में क्या दिक्कत है? ये है ना, लोग जिन्होंने ये बनाया इस मैनिफेस्टो कमेटी में, किन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, चेयरमैन जो 1992 से लेके अब तक एक नाम चिदम्बरम जी, उनका पास आप अगर पिछला मैनिफेस्टो देखेंगे तो 70% एज इट इज कॉपीड है। 2014 का देखेंगे उसमें से भी 70% कॉपीड है। 2009 का देखेंगे उसमें से भी मिल जाएगा। 1956 का देखेंगे उसमें से भी मिल जाएगा। क्योंकि आपको खुद को चुनाव लड़ना नहीं है। आपने तो राज्यसभा अपनी बुक कर ली, बेटे को तो लड़ना है, उनके बेटे को भी बना देंगे ना। मैंने कहा ना, वो स्टाम्प पेपर में पुत्र को भी इंक्लूड करवा देंगे जी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब बनाते हैं, किसने मैनिफेस्टो बनाया उसके मेंबरान बताता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर। बताइए आप, देश के लिए नीति, कांग्रेस के लिए जो मैनिफेस्टो की नीति इमरान प्रतापगढ़ी बना रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति पे लांछन नहीं लगा रहा, पर मैं देश के सारे लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी कोई मैनिफेस्टो बना सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरे मेंबर है जो जिग्नेश मेवानी, ये मैनिफेस्टो बना रहे हैं। ये इन्होंने लोगों ने मिलकर बनाया है। चौथे मेंबर है शशि थरूर साहब। ये सारे लोगों में एक ही कॉमन चीज है, वो है लेफ्ट विचारधारा। प्रॉस्पेरिटी को आगे मत बढ़ने दो, प्रॉस्पेरिटी को रोको। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, जागरूक बनेंगे और एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय के फेवर में स्टेटमेंट्स लिखो। लेकिन मैं मुस्लिम लीग का 1936 का घोषणा पत्र मैंने पढ़ा। मुस्लिमों के लिए शरिया कानून की रक्षा करेंगे, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप तो ये बनाएंगे, और ये सब एज इट इज है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये पिछले में भी था।
आपको अभी मैं आपको कह रहा हूं, आपकी रिसर्च टीम को बोलना 2019 का मैनिफेस्टो निकाले, क्योंकि आप तय करेंगे अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो, बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो, मुस्लिम छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देंगे। मुस्लिम छात्रों के विदेश के लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में हम चंदा नहीं देंगे, हम उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे, हम एक अल्पसंख्यकों को लिए थोड़ा मैनिफेस्टो का फैक्ट चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है मैनिफेस्टो का। ये मैंने जो 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया, कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 का बताया, इन दोनों घोषणा पत्रों में एक चीज कॉमन है। एक तरफ शरिया कानून की बहुत डायरेक्टली बात हो रही है, दूसरी तरफ तय करेंगे कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों को हो और बहुसंख्यकवाद को कोई जगह ना हो। मुस्लिम लीग भी यही बात लिख रहा था। पॉइंट ये है कि जब आप पर्सनल लॉस की बात करते हैं तब आप कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, और खास तौर पर अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉस को बरकरार रखना चाहते हैं और आपकी ये थॉट है, तो फिर तो ये भारत के संविधान के विरुद्ध भी है। और आप अगले उसके साथ क्या बात करते हो, हम संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान की एक कॉपी लेके घूम रहे हो। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में सिर्फ एक रिलीजन के बारे में अपनी आइडियोलॉजी देते हो, देश के सारे रिलीजन के लिए बात नहीं करते हो, तो दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं व्यूअर्स से इसके बारे में कहना चाहता हूं, और ये बात मैं नहीं कह रहा या गौरव वल्लभ नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। 1936 के मुस्लिम लीग के जो घोषणा पत्र में बातें थी उसी से मिलती जुलती बातें हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक का पेज है उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, हालांकि इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। उन पॉइंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों को बढ़ावा देगी, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों के भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। मुझे ये बताओ, हम मतलब इनडायरेक्टली जब अमित शाह फिर कहते हैं कि शरिया की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये शरिया का समर्थन ही है। तो शरिया का कानून लाना तो पूरा ले आओ, फिर कोड़े भी बरसाओ, बिल्कुल जो भ्रष्टाचार करे। मैं ये कह रहा हूँ, ये अल्पसंख्यक की पेज लिया है, बहुसंख्यक के लिए 2 पेज क्यों नहीं लिख सकते थे? पर बहुसंख्यक वक्त तो समाप्त करना है ना। हाँ, तो उनका अपलिफ्टमेंट नहीं करना। कांग्रेस की राय में बहुसंख्यकवाद क्या है, एक लाइन में? बहुसंख्यकवाद हिंदूज, दैट्स ऑल। नहीं, क्या मतलब ऐसा हिंदूज के साथ क्या हो रहा है? मतलब हिंदूज को सप्रेस करो, दैट इज बहुसंख्यकवाद। तो 500 साल बाद अगर रामलला का मंदिर बन गया और वो भी कानून के उससे बना है, ये तो है नहीं कि कोई आउट ऑफ टर्न बना दिया गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ अमीश भाई, हमारा संविधान क्या कहता है कि सारे धर्मों को एक नजरिए से देखना है जी। तो ये नजरिया यहाँ अल्पसंख्यक के लिए तो 2 पेज, बहुसंख्यक के लिए 1 लाइन भी नहीं। कहते हम तो न्याय बांटते हैं। फिर वो बहुसंख्यक का नाम तक नहीं लिखा। बहुसंख्यक की क्या एस्पिरेशंस है? बहुसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं, बहुसंख्यक बच्चों को आगे अपलिफ्टमेंट नहीं, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। एक पैराग्राफ बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं लिखा जा सकता था? मैं पूछ रहा हूँ। 2 पेज आपने पेज नंबर 2 गिनाए, एक मैनिफेस्टो में 2 पेज अल्पसंख्यक के लिए, बहुसंख्यक का एक नामो निशान नहीं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान करता हूँ, पर मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मैं अपने धर्म को तो गालियां दूं और आपके धर्म को एप्रिशिएट करूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। फिर एक और मैं बात बताता हूं। आप बोलते हो करप्शन करप्शन करप्शन। झारखंड के एक मंत्री जी के पीए के सहायक, पीए नहीं, पीए के सहायक, पीए का असिस्टेंट के पीए का भी पीए, हाँ, 20 करोड़ रुपए नकद मिल गए। वो ज्यादा हो गए। क्या आपने उस व्यक्ति को अभी तक पार्टी से वैसे ये धीरज साहू के जब 350 करोड़ रुपए पकड़े गए तो कांग्रेस में क्या रिएक्शन था? आपको बता रहा हूँ, धीरज साहू वैसे तो कांग्रेस का कुछ राज्यसभा है ही नहीं जी, पर अभी उनका कभी मौका मिलेगा तो वापिस आप उनको राज्यसभा में पाओगे। अच्छा, धीरज साहू को जिनके यहाँ पर पकड़े गए, ये आलम साहब हैं मंत्री जी, उनके पीए के सहायक के पास पैसे पकड़े गए, अभी तक कांग्रेस ने निष्कासित क्यों नहीं किया? मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। आप तो करप्शन की बात उठाते हो, फिर अपने स्पोक्स पर्सन को बोलते हो जाओ करप्शन पे बात करो। अरे बेचारे क्या बात करेंगे वो? आपके यहाँ करप्शन पनप रहा है, आप कोई उस पे एक्शन नहीं लेते। एक खुलासा, जब आपके मीडिया बाकी प्रवक्ता बैठते थे और वो डिस्कस करते थे भाई आज हमको जाना है, या फिर कोई ग्रुप में बात करते होंगे या मिलते होंगे तो बात करते होंगे,
तो आपस में क्या बात करते थे? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब वो क्या बोलते थे कि हम क्या जस्टिफाई करेंगे जाके? अमीश भाई, मैं तो बड़ा स्पेसिफिक लोगों से अपने जो मेरा एजेंडा के हिसाब से, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोग्राम होता था तो मैं जाता था, अन्यथा मैं जाता ही नहीं था। मैं मेरा खुद रिसर्च वर्क करके जाता था, अन्यथा वो क्या करते थे ना, उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो मेरे को डिक्टेट करे। मैं अपने हिसाब से मेरे सूट करता था तो जाता था। वो ये एक्सपेक्ट करे कि राम मंदिर पे डिबेट हो और मैं वहाँ जाके, हमने जो राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस तक विरोध किया उसको जस्टिफाई करूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैंने लेकिन ये आपस में प्रवक्ता लोग जो होते थे, ये आपस में क्या बात करते? जब पूरी पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रवक्ताओं में क्या कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं, आपस में तो आप लोग बात करते होंगे, भैया क्या डिफेंड करेंगे, अब राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया है या फिर हमारे फलाने नेता ने ये बयान दे दिया है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, हम क्या डिफेंड करें जाकर? और बड़ा लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ। हास्यास्पद चीजें है। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई पेपर नहीं, आप जाओ, आप चले जाओ, अचानक से आप चले जाओ। कोई लखनऊ में बैठा है, तू चले जा, आज कोई बैठा है। नहीं, आपस में तो आप लोग सवाल करते होंगे, भाई कर क्या रहे हैं हम लोग? मैंने कई बार इन मुद्दों को भी उठाया अमीश भाई। अब अच्छा नहीं लगेगा वो सारी बातें आपको बताऊं, आपके दर्शकों को बताऊं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। मैंने बोला ना, कई बार कांग्रेस के जो बाकी प्रवक्ता होते थे वो बोलते थे कि गौरव भाई क्या बोलें, किसको जाके डिफेंड करना है, कांग्रेस को कैसे डिफेंड करेंगे हम इस विषय पे जाकर? नहीं, मेरे को, मैंने कहा ना, मैं तो मेरी रिसर्च के साथ जाता था, वो प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई। पर मैं आपको तैयारी की बात बता रहा हूँ। पूरी पार्टी सुबह की चाय, दिन का सूप और रात का जो पेय पदार्थ के हिसाब से चल रही है, तो ये प्रवक्ता तो बहुत छोटी और तुच्छ चीज है। ये बहुत छोटी बात आपने बता दी। टिकटों का वितरण मैंने आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, 3 नेता हैं, 8-8 सीटें ले जाओ, 10-10 ले जाओ। तो आपकी कोई ग्राउंड कनेक्ट है नहीं, आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास एक ऑल्टरनेट पॉलिसी नहीं है। मैंने कई बार एक सवाल बोला, मैंने कहा हमें एक ऑल्टरनेट विज़न देना चाहिए देश के डेवलपमेंट का। आपके पास कोई ऑल्टरनेट विज़न नहीं है। आपके पास देश को बोलने के लिए, देश के युवाओं को एक एग्जाम्पल देता हूँ। रोजगार, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने भी करी, मैं स्वयं सीखा। पर मैं लास्ट पैराग्राफ में, आप मेरी प्रेस रिलीज निकाल के देखना कि कैसे रोजगार बढ़ेगा, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखता हूँ। कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात करती है तो रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे वो बताओ ना। आप सिर्फ गालियां देके थोड़ी भाग सकते हो कि अरे ये नहीं हुआ, इसको नौकरी नहीं मिली। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रोज उठाते हैं कि बैंकों का पैसा। अरे बैंकों का पैसा राइट ऑफ नहीं हुआ है, सॉरी वेव ऑफ नहीं हुआ है, राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ में लीगल जो राइट है बैंक का, वो अभी भी है बोरोवर से वसूल करने का, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में वो हो रहा है। आप रोज सुबह, बड़े बड़े नेता बैंकों के 16 लाख करोड़ लूट गए। अरे लूटे नहीं साहब, वो बट्टे खाते में डाले हैं और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में केस चल रहे हैं, वहां से सरकार रिकवर कर रही है। बैंकों का प्रॉफिट एक टॉप लेवल पे, मैं रिकॉर्ड लेवल पर हर बैंक का प्रॉफिट पहुंचा है पिछले 4-5 साल में। आप जबरदस्ती एक हवा क्रिएट करना चाहते हो, अरे सब खत्म हो गया, अरे सब बर्बाद हो गए। कोई बर्बाद नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में जरूर सब खत्म होने की और अग्रसर है। 4 जून को हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ना बचे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ करी और कई सवालों के जवाब दिए और घोषणा पत्र में भी फैक्ट चेक किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव।